गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारा साथ पिछले शो से देंगे प्रशांत सावंत और राजेश सतपुते। उसके अलावा रचना वैद्य जुड़ेंगी हमारे साथ, और सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन भी अपनी टॉपिक्स लेकर आएंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। मार्केट फंडामेंटल्स पर व्हाइट ओक कैपिटल के CEO आशीष सोमैया से होगी खास बातचीत। इसके अलावा अपने रॉकेट कॉल्स के साथ, क्योंकि कल छुट्टी थी ट्यूसडे को, नॉर्मली सुशील केडिया ट्यूसडे को जुड़ते हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन इससे पहले एक बार जरा मार्केट पर नज़र। मार्केट अभी भी एक रेंज में 19,335 336 का एक लेवल है, उसके आसपास घूम रहा है। लोअर लेवल डिफेंड किया निफ्टी ने 19,255 के। बैंक निफ्टी में आज अच्छी शॉर्ट कवरिंग, करीब 220 पॉइंट ऊपर, और मिड कैप इंडेक्स में अच्छी रैली इस समय, करीब 200 पॉइंट, 0.5% ऊपर इस समय मिड कैप इंडेक्स, एक अच्छे एडवांस डिक्लाइन के साथ। और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर बाइंग है। मेटल्स में आज अच्छी खासी बाइंग है। हिंडाल्को, नैल्को, JSPL, PSU बैंकों में एक अच्छी रैली है जिसको लीड किया है पंजाब नेशनल बैंक ने इस समय। उसके अलावा डेल्टा कॉर्प अभी भी F&O का टॉप गेनर। इंडिया बुल्स हाउसिंग में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग। बलरामपुर चीनी में रैली। वोल्टास, इंटरग्लोब एविएशन, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर इस समय आपको रैली दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए लूजिंग स्टॉक्स की तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं। एक भारत फोर्ज है जो हल्का सा नीचे है, और एक बार जरा आप लेकर आइए अब टोरेंट फार्मा। एक बार टोरेंट फार्मा लेकर आइए अब जरा इंट्राडे में, और ये देखिए लोअर लेवल से क्या शानदार रिवर्सल के साथ अब ये स्टॉक 1% ग्रीन में। वीरू जय, तो एक छोटी सी आपने मार्केट्स का स्कैन देखा अनुज के साथ। अब मार्केट्स को थोड़ा सा इंडिसेस को छोड़ के यहाँ पे चलते हैं आज की कॉल्स के तरफ। नीलेश और रचना जी जुड़े हैं हमारे साथ इस वक्त फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके। रचना जी गुड मॉर्निंग। आपके दो कन्विक्शन ट्रेड्स आपके इस वक्त। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से इस वक्त के लिए जो कन्विक्शन कॉल्स रहेंगे दो, उसमें दोनों लॉन्ग साइड पे रहेंगे। एक रहेगा इंडिगो के फ्यूचर्स ऑन द लॉन्ग साइड, और दूसरा होगा हेवल्स के फ्यूचर्स अगेन ऑन द लॉन्ग साइड। क्योंकि मार्केट ने आज काफी गिरावट के बाद सपोर्ट लेके एक अपस्विंग देने का मूड बनाया है, तो हम भी अपसाइड में कॉल लेंगे। और जहां तक हेवल्स के फ्यूचर्स की बात है, तो यहाँ पे 1300 के करीब है ये काउंटर। अगर हम इसमें 1285 का एसएल लगाए तो ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर 1310 एंड 1320 की तरफ हमें इंट्राडे में और कल तक जाता हुआ नजर आ सकता है। सिमिलरली एक अच्छा मूड बन रहा है अपस्विंग का इंडिगो के काउंटर में, और यहाँ पे भी प्राइस जो है इंपॉर्टेंट एवरेजेस के दूसरी साइड जाने की कोशिश में लगा इंट्राडे चार्ट्स पे, तो मेरे हिसाब से यहाँ कंटिन्यूएशन हो सकती है। यहाँ पे 2440 के करीब है फ्यूचर्स। अगर हम 2420 का एसएल लगाए यहाँ पे, तो ऊपर वाली साइड पे 2460 एंड 70 तक ये फ्यूचर्स जाते हुए हमें आज के दिन में और कल के दिन में देख सकते हैं। ओके, दो ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आए। इंटरग्लोब एविएशन उसमें शामिल है, इट्स 2437, और स्क्रीन पे जो प्राइस है और बाय है यहाँ पर। तो एक क्रूड के हल्के से रिट्रेसमेंट का जो बाजार थोड़ा सा, अगर आप जो स्विंग लेने की कोशिश कर रहा है, उसका बेनिफिट वो इन स्टॉक्स के जरिए है। कुछ देर पहले मेरे स्क्रीन पे मेरे ख्याल से बर्जर पेंट्स अपीयर हुआ था, और वो बर्जर जरा प्लीज़ दिखाइए एक बार। मैं बस चेक ले रहा हूँ, कोई ट्रेड नहीं। इट्स 573, और पहले अपीयर हुआ था, स्टेबल है, कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है यहाँ पर। नीलेश गुड मॉर्निंग। अच्छा, नीलेश के पास जाऊँ उससे पहले जो दिक्कत का सबब है ना, वो रोज़ बरोज़ हमारे लिए कुछ ना कुछ नया होता है। वो HDFC बैंक अब डेलो पर आता हुआ, तो HDFC बैंक ही वो जो ऊपर की तरफ हम एक मोमेंटम जनरेट कर रहे थे, उसमें एक बाधा लेके आता हुआ अब तक। नीलेश, आपके दो ट्रेड्स। मॉर्निंग टू रेंजियन सभी को। बिल्कुल देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे एक बाय और एक सेल कंजर्वेटिव अप्रोच होगी, और हेज करके चल रहे हैं, जो कि दोनों ही साइड्स के मुंह हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले लॉन्ग साइड में जो ट्रेड हमारे डार पे आ रहा है वो है वोल्टास। यहाँ पे लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन थोड़ा सा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक ट्रेड होगा। यहाँ पे करंटली 840 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। ऊपरी स्तरों पर 850 एंड 860 के दो टारगेट्स के लिए वोल्टास में लॉन्ग करके चल सकते हैं। 828 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो शॉर्ट साइड में ट्रेड आ रहा है वो है आईटी स्पेस में से इन्फोसिस। इस पर्टिकुलर काउंटर में गैप डाउन ओपनिंग हुई है, और ऊपरी स्तरों से लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वीकनेस है और एक्सटेंड हो सकती है। 1375 तक के लोअर साइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1405 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, इन्फोसिस। चलिए अब प्रशांत जी, आपकी दो ट्रेड्स।
जी अनुज जी, जो दो स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं दोनों ही सपोर्ट पे आए। तो फर्स्ट होगा ट्रेंड। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 1975 1975, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 2050 से लेकर 2060 तक का देख रहा हूँ। नेक्स्ट पिक मेरा होगा ओब्रॉय रियलिटी। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1078 1078, और यहाँ पे मैं करीबन 1130-35 तक की एक स्विंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो दोनों ही स्टॉक सपोर्ट पे आए, तो यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन होगा। ओके, देखिए हायर लेवल पर थोड़ा नर्वसनेस वापस आ रही है मार्केट में। एक बार 19340 तक जाने के बाद अब हम फिर 19310 पर, और अब इस डिप में 19255 का बचना बहुत ज़रूरी है, वरना दिक्कत होगी। तो ध्यान रखते हैं थोड़ा सा। चलिए राजेश जी, आपकी ट्रेड्स। अनुज जी देखिए, एक बाय और एक सेल के साथ जाएंगे, थोड़ा लाइट रह के ही काम करेंगे आज। सेल करेंगे भारत फोर्ज। देखिए इसका स्ट्रक्चर वीक है और ये अपने 50 DMA के नीचे फिसल चुका है, तो यहाँ पे सेल करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1065, और जो टारगेट है वो रहेगा 1000 का। बाय साइड का ट्रेड होगा कमिंस इंडिया में। आप कमिंस का स्ट्रक्चर देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, यहाँ पे इसका टारगेट बनेगा 1750 से लेके 1770। सो कमिंस बाय करेंगे अबाउट 1700, स्टॉप लॉस रहेगा 1680 का। ओके, तो 4 ट्रेड्स यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और उसके बीच आप एक बार जरा इन्फोसिस लेके आइए। अभी इन्फोसिस का जिक्र हो ही रहा था मेरी स्क्रीन पे। इन्फोसिस के जो पुट ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे डे हाई पर आते हुए 1388। ये इन्फोसिस का ब्रेकडाउन अनुज, हमने आज मिड कैप आईटी पे तो बात की थी, और हमने खासा डेडिकेटेड जो फोकस था हमारा मिड कैप आईटी पे था, लेकिन ये इन्फोसिस क्या करने की कोशिश कर रहा है 200 डेमा के नीचे, और ये इस दौर की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पोस्ट अर्निंग्स, अब मतलब अगस्त 2023 के बाद सबसे लोवेस्ट लेवल पे। ये इन्फोसिस के साथ एक सडनली क्या दिक्कत आ गई है? बिल्कुल, मैं काफ़ी हैरान हूँ इनफैक्ट बीरो को, कि इन्फोसिस का नंबर्स भी अच्छे थे और गाइडेंस हालांकि उन्होंने दोबारा थोड़ी सी कट की थी, तो ये ऑब्वियसली सेकंड हाफ उनको काफ़ी ख़राब लग रहा है शायद इसके लिए। लेकिन फिर भी मैं इन्फोसिस के प्राइस पैटर्न से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर के बाद इन्फोसिस ने एक क्लियर कट लो बनाया था, इस बार वो नहीं कर पाया इन्फोसिस। लेकिन ठीक है, अभी पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ नहीं है ये स्टॉक। पिछले क्वार्टर का जो लो था वो अभी भी बचा हुआ है, लेकिन हाँ पिछले 3-4 दिन का प्राइस पैटर्न इन्फोसिस का काफ़ी ख़राब है। मिड कैप आईटी ठीक है, लेकिन इन्फोसिस में दिक्कत है। इन्फोसिस में दिक्कत है, और निफ्टी बैकफुट पे आता हुआ। इट्स 19292, 19292, और प्रेशर में क्या क्या है डॉक्टर साहब, जरा एक बार लिखे आएंगे कंट्रीब्यूटर्स। अच्छा, मेरे स्क्रीन पे एक स्टॉक अभी अपियर हुआ है, दैट्स एसबीआई, करीब करीब 556 पे। एसबीआई क्या इतना ख़राब है? नो, नॉट एग्जैक्टली। अभी भी मतलब सोमवार के लोज को इसने वॉलेट नहीं किया, बट ऊपर से सिंक हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक को एक बार चेक करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक भी मेरे स्क्रीन पे डेलो की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक रखिएगा, और करीब करीब 927 पे। रचना जी, आईसीआईसीआई बैंक पे आपका टेक क्या है? आईसीआईसीआई बैंक का ये प्राइस वाकई इस वक्त डिस्कस करने लायक है। ये एग्जैक्टली 972 रुपये 30 पैसे का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आपका एसबीआई पहले वो तोड़ चुका है लेवल, और 4 अक्टूबर को इसका लो एग्जैक्टली सिमिलर था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये इस बार स्क्रीन से उड़ता है या फिर ब्रेक होता है, तो क्या पॉसिबल है नीचे की तरफ? जी, आईसीआईसीआई की जहां तक बात है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट है जो 910 के करीब आ रहा है। तो 910 के आसपास एक शॉर्ट टर्म स्विंग ऑन द अपसाइड बन सकता है जब वो वहां पे पहुंचेगा तब। लेकिन अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करें तो आईसीआईसीआई इज ऑल्सो लुकिंग क्वाइट बैड, और हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे वीकनेस यही दिखा रही है कि यहाँ से ये काफी फर्दर लोअर जा सकता है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म से यहाँ पे ऐड करना चाहता है पोर्टफोलियो वगैरह में, तो उनको बेटर लेवल्स का इंतजार करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ से 910 पे एक सपोर्ट आएगा, तो वहां से एक अपस्विंग की उम्मीद है। चलिए अब एक काम करते हैं, टेक्निकल से थोड़ा मूव आउट करते हैं, और अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ देश के सबसे बड़े मनी मैनेजर्स में से एक व्हाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया जुड़े हैं। आशीष सोमैया के पास इन्वेस्टिंग की दुनिया में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बड़े नामों में शामिल हैं आशीष सोमैया, और व्हाइट ओक से पहले मोतीलाल ओसवाल एएमसी के भी सीईओ रह चुके हैं, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को भी लीड कर चुके हैं। इनके नेतृत्व में मोतीलाल ओसवाल एएमसी के पोर्टफोलियो में शानदार ग्रोथ रही थी। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। बताइए क्या करें इस समय मार्केट में? थोड़ा सा एक डर बैठा हुआ है, खासतौर से
जो मिड कैप्स में पिछले एक महीने में चल रहा है एक बहुत बड़ी रैली के बाद, लेकिन इस समय आपका व्यू क्या है ओवरऑल? अनूप जी, एक्चुअली मैं कोई अगर समझे करेक्शन है या स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा सा अगर डर या दुविधा है तो फ्रैंकली मैं उससे दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े समय से जो भी बाहर के, अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखें या मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें, तो काफी सारे जो बाहर के हिकअप्स है या बाहर की जो अड़चने हैं उसको मार्केट एक तरीके से आप देखें तो इग्नोर करते हुए चला जा रहा था। तो जैसे अगर हम देखें, पहले अगर हमारे कॉन्वर्सेशंस देखें तो हमने जैसे यूएस में ब्याज दर बढ़ रहे हैं, यूएस की आर्थिक व्यवस्था में जो वहाँ पे फेड एक तरीके से स्लो डाउन इंजीनियर करने की या हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग अलग है, किसी भी तरीके की लैंडिंग इंजीनियर करने की जो कोशिश हो रही है उसको मार्केट इग्नोर करता चला जा रहा है। और खासकर हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने में स्मॉल मिड कैप माइक्रो कैप को लेकर के बहुत भारी तेजी थी। और अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट इस कदर बढ़ रहा है और उससे ऑब्वियसली हमारे करेंसी और इंटरेस्ट रेट्स पे भी अगर प्रेशर पड़ने वाला है तो उसको हम कब तक इग्नोर कर सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से करेक्शन, बहुत कोई ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ है लेकिन ओवरड्यू था, ऐसे मैं कहूँगा। एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे आपसे पूछनी है आशीष जी कि बैंकों के इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक का मतलब नंबर्स ठीक ठाक डिलीवर कर रहा है लेकिन स्टॉक ने चलना बंद कर दिया है 3 क्वार्टर से। प्राइवेट बैंकों में, स्पेशली लार्ज प्राइवेट बैंकों में, इवन एचडीएफसी बैंक ने भी काफी समय से कोई रिटर्न नहीं दिया है। ऐसा क्या रिस्क लग रहा है मार्केट को? तो अनुज जी, अगर आप देखें तो एक नजरिया ये भी होता है कि मार्केट में किस तरीके का फ्लोज है और किस तरीके का मूवमेंट है। अगर आप देखें तो मैं रिपीट तो नहीं करने के, बट जस्ट टू सिंप्लीफाई, अगर आप देखें मार्च में जब यूएस में एक तरीके से इस तरीके का माहौल बना कि यूएस में अब रेट हाइक्स रुक जाएंगे, पॉज हो जाएगा, शायद 2023 में रेट कट देखने मिलेगा, तब आपने देखा कि यूएस डॉलर थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ, डॉलर इंडेक्स ने अपनी स्ट्रेंथ छोड़ दी, रुपया भी अप्रिशिएट हुआ और उसको लेकर के बहुत भारी एफआई फ्लोज देखने को मिले हमको। अभी का जो माहौल है इसमें आप देखिए कंटिन्यूसली पिछले मेरे ख्याल में 2-2.5 महीने से कंसिस्टेंटली एफआई फ्लो नेगेटिव है। तो एक तो ये हेडविंड हो सकता है बड़े स्टॉक्स के लिए या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए, एक हेडविंड जरूर ये हो सकता है। दूसरा भी अगर आप देखें तो मार्केट में लार्ज कैप इंडेक्स को आप देखें तो करीब करीब अब 2 साल हो गया 18,500, 19,500 इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कोरिलेशन फ्लोज और एफआईआईस का भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बट उसके अलावा अगर आप मुझे पूछे तो डेफिनेटली बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लोगों को कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए, पॉजिटिवली देखना चाहिए। अगर अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे नतीजों के बावजूद केवल फ्लोज की वजह से, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लोज का इसमें बड़ा योगदान है, बट अगर अच्छे नतीजों के बावजूद भी अगर फ्लोज की वजह से सप्रेस्ड रहता है तो एक मौका है। बट यहाँ पे क्या है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं या म्यूचुअल फंड के फ्लोज भी हैं, वो ज्यादातर आप देखिए पिछले 3-4 महीनों में कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा स्मॉल एंड मिड कैप की तरफ मूवमेंट रहा है। मतलब ऐसा भी हुआ है कि अगर आप इंडस्ट्री के नेट फ्लोज देखते हैं तो 30-30%, 40% नेट फ्लो स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में आए हैं। तो आप लोकल फ्लोज देखिए, ग्लोबल फ्लोज भी देखिए, तो भी आपको लगेगा कि भाई अच्छे नतीजों के बावजूद हम लोगों को बड़े बैंक्स में कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, आशीष जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और मुझे एक बात तो याद है कि पिछले 2 बार के इंटरेक्शंस में, 3 बार के इंटरेक्शंस में आप बहुत कॉशियस थे, सतर्क थे और फ्रेश बाइंग को लेकर बहुत आतुर नहीं थे। अच्छा आशीष जी, मतलब वो व्यू आपका बिल्कुल सही गया। अभी आपका व्यू आईटी पे क्या है? अब आपने आईटी के नंबर्स देखे, मुख्यतः इस बार थोड़ा सा अगर आप देखें मार्जिन से प्रेशर था, गाइडेंस के कुछ कट आए, मार्जिन से प्रेशर इसलिए भी था क्योंकि सैलरी हाइक्स थे इस क्वार्टर में, बट सारे पैरामीटर्स को देखते हुए, चाहे यूएस इकोनॉमी को देखते हुए, क्लाइंट्स के कन्विक्शन को देखते हुए, आईटी स्पेंडिंग को देखते हुए, अब हम आईटी को 2 धड़ों में देखते हैं, नॉट आईटी एज अ होल बट मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी, दोनों पर आपका व्यू क्या इन प्राइसेस पे? तो वीरेंद्र जी, इसमें भी मतलब जहाँ पे मैं सही था वहाँ पे एक्नॉलेज किया आपने, लेकिन ये बात भी सही है कि काफी समय से जैसे हमारे पोर्टफोलियोज में लार्ज कैप आईटी तो नहीं है, मिड कैप आईटी या समझो कि बीएसई 500 अगर हमारा बेंचमार्क है तो बीएसई 500 में जितना आईटी एक्सपोजर है उसके इर्द गिर्द में है, कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट या बहुत ज्यादा अंडरवेट है नहीं।
2-3 साल पहले ओवरवेट होता था और उससे नुकसान भी हुआ, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में करीब आप देखिए ओवरवेट तो बिल्कुल नहीं है, इंडेक्स के आसपास का एलोकेशन है। दूसरी बात, लार्ज कंपनीज में ज्यादा एक्सपोजर नहीं होते हुए 2-3 सिलेक्टिवली जो मिड कैप आईटी कंपनीज है उसमें हमारा ज्यादा एक्सपोजर है पिछले थोड़े समय से। और मैं ये बोलूंगा कि जैसे पिछले थोड़े समय से हम ये सोच रहे थे कि भाई इसको एक कॉन्ट्रेरियन तरीके से आईटी को देखना चाहिए, उसका भी समय आएगा, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमको ये कहता है, अगर आप 2008 देखें या 2013 या दूसरा कोई भी यूएस में हेडविंडेड माहौल देखें, तो पास्ट एक्सपीरियंस ये बताता है कि डिसीजन मेकिंग पोस्टपोन होती है। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो डिजिटाइजेशन है, आईटी है, कोई भी प्रोजेक्ट है, आज फर्ज कीजिए कि हमारी कंपनी में सेल्स फोर्स का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है जोरों शोरों से 1.5 साल से, तो मार्केट का माहौल कुछ भी हो जाए, इसको मैं कैंसिल तो नहीं कर सकता हूँ, पोस्टपोन भी बियॉन्ड द पॉइंट नहीं कर सकता हूँ। तो होता क्या है कि न्यू डिसीजन मेकिंग डिले होती है, बट लंबे अरसे में अल्टीमेटली इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं, भले पिछले 3-6 महीने में गलत हुआ हो, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये बॉटम आउट करेगा और इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही देखना चाहिए। ओके, अच्छा आशीष जी, अभी तक की जो ओके ओके चलिए आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। मुख्यतः आपसे एग्जैक्टली हम यही चाह रहे थे जानना कि इन लेवल्स पे आपको रिस्क कितना महसूस हो रहा है, कितना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। निकट भविष्य में जब ये गिरावट थोड़ी थमे या फिर ये अर्निंग सीजन जब एक बार फिर से पूरा खत्म हो जाएगा तो आपसे एक बार फिर से व्यू लेने की कोशिश करेंगे। बट मार्केट्स में थोड़ी सी रिकवरी है, एक बार फिर से एक बार हल्का सा देखिए आपकी स्क्रीन पे टीवीएस मोटर्स थोड़ा सा पुल बैक देकर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आने की कोशिश करता हुआ। अनुज, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेकर जब लौटेंगे तो केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से करेंगे खास बातचीत। वेलकम बैक। अब हमारे साथ हैं केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। आज जानते हैं उनसे क्या इस समय की बिग बोल्ड कॉल्स हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बताइए इस समय क्या बड़ा व्यू मार्केट पर। देखिए, दशहरे के उपलक्ष्य पे ना एक बड़ी काम की बात याद आती है। रावण जो है वो अपना स्टॉप लॉस नहीं लगा पाया, क्योंकि उसके अहंकार के कारण उसने पोजीशन इतनी बड़ी ले ली, सामने भगवान से भिड़ गया। तो जो रोज के ट्रेडर्स हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हैं, रावण से सीखने की जरूरत है। जिसकी पोजीशन की साइज, उसकी हैसियत, उसकी क्षमता के अंदर होगी, वो बिल्कुल इमोशन लगाए बिना अपने स्टॉप लॉस को लगा लेगा। पर जिसका भी स्टॉप लॉस लग नहीं पाता है, उसको सिर्फ एक ही बीमारी है अहंकार की, कि उसने पोजीशन को बहुत बड़ा कर लिया। तो दशहरे पे सबसे ज्यादा पहले तो सबको बाजार में समझने की जरूरत है कि अपनी अपनी पोजीशन की साइज का कैलकुलेशन करेक्टली करें। और अब अगर हम आए बाजार पे, तो देखिए जिस तरह से बॉक्सिंग मैच हो गया था बिल्कुल मंडे को, ये 2:45 से लेके 3:15 के बीच में जैसे बिल्कुल ऑल आउट बॉक्सिंग मैच था। कोई भी बी ग्रुप का स्टॉक पकड़ के 5% नीचे, 7% नीचे कूट दिया। तो उस हाहाकार से आज थोड़ी सी रिबाउंड में एक रिलीफ है। पर इस रिलीफ के अंदर ही मैं बिल्कुल से डेयर डेविल हो जाऊं और एकदम से दबंग होके मार्केट का बॉटम कॉल कर दूं, ऐसा कॉन्फिडेंस न तो अभी यूएस मार्केट्स की चार्ट्स को इस वक्त देख के आ रहा है, न हमारी निफ्टी को देख के आ रहा है। थोड़े से असमंजस के साथ अगले 1-2 दिन बड़ी सावधानी से हमें गुजारने चाहिए। अगर आज रात को 4270 के ऊपर, 4370 के ऊपर अगर बंद हो जाता है ये S&P 500, तो 4270 सॉरी, तो फिर मैं कल से यहाँ पे भी हिम्मत करूं कि भाई हो सकता है बाजार का एक बार बॉटम हो गया, और जो आपने आज जो लेवल्स बताए 19,255 उसको स्टॉप लॉस बना के। पर अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी एक्सपायरी तक कोई बड़ी बात नहीं है कि हम एक बार 19,000 का लेवल भी तोड़ दे। तो ये हो गई इंडेक्स की बात। पर अगर बड़ी कमाई लोगों ने पिछले 6 महीने में वी ग्रुप के स्टॉक्स में की है, तो वो और 5% की जगह रख के चलना चाहिए। पर घूम फिर के चाहे 18,800 दिखे या न दिखे, मुझे दिवाली या दिवाली के अगले सप्ताह तक वापस बाजार न्यू हाई पे इंडिया में, अमेरिका में, हर जगह नजर आता है। ओके, चलिए ये तो हो गई बाजारों की बात। अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लें फिर सुशील। टॉप ऑफ द रेडार क्या स्टॉक्स होंगे इस समय? तो देखिए, जैसे कि अब आपके मेरे बीच में कि है ना, संस्कृति सी बन गई है कि कुछ हम हर बार नए रॉकेट कॉल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मेरी स्क्रीन पर मैं ये चार्ट दिखा पा रहा हूँ, इंडिगो पेंट्स की ये जो वीकली चार्ट है, जैसे ये 1480 के ऊपर चल पड़ेगा, इसमें हमारे यहाँ 2000 का पहले बाई कॉल और फिर
अल्टीमेटली 2500 का बाई कॉल आ जाएगा। इंडिगो पेंट्स के साथ साथ पेंट सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है, एशियन पेंट्स मुझे लगता है निफ्टी के नए हाई पे एशियन पेंट्स डेफिनेटली एक नया हाई मारेगा। बर्जर पेंट्स में भी अच्छा खासा 20-25% का 30% तक का उछाल आना चाहिए, बट वो फिर भी मुझे लगता है कि लोअर टॉप ही बनाएगा। और कंसाई नेरोलैक जो बिल्कुल चल ही नहीं पाया है, उसके अंदर में भी हम 35 से 40% की मूव कंसाई नेरोलैक और इंडिगो पेंट्स में तकरीबन 40 से 50% तक की मूव देखते हैं। सुशील जी, कोई आपका शॉर्टिंग कैंडिडेट भी है यहाँ पर जिसको आप लोगों ने देखिए स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन के मद्देनजर शॉर्ट का कैंडिडेट माना हो? अभी ओपन किया ना हो वो बात दूसरी है। नहीं, जो शॉर्ट्स हैं बहुत सिलेक्टिव है। देखिए क्या है ना, अगर 500-700 पॉइंट की रेंज में निफ्टी चलती है तो जिन उस दौर में ये जरा सा जैसे हाहाकार सा मचा सोमवार को, आपने कोई भी जिस स्टॉक में अभी भी अप ट्रेंड बरकरार है उसको शॉर्ट कर दिया तो बाद में मोटे पैसे लग जाएंगे। तो हमें शॉर्ट सेलिंग के लिए कम स्टॉक्स मिल रहे हैं अभी भी बाजार में, और उनमें से जैसे टोरेंट, सिप्ला, ये 2 फार्मा के स्टॉक्स को हमने ऐड किया डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा के बाद लिस्ट में। और आप भारती को भी देख सकते हो, अगर आज भी ये नरम रह जाता है तो भारती भी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो शॉर्ट सेल के स्टॉक्स बड़े लिमिटेड हैं और उन्हें देख देख के करना चाहिए। ओके, अच्छा, शॉर्ट सेल के विकल्प आपके पास अभी बहुत खुले नहीं है और बहुत ही चुनिंदा भी हैं। बैंकों में सुशील जी यहाँ पर 2-3 बैंक जो कि पिछले 1 महीने में काफ़ी दिक्कत में रहे, उसमें चाहे वो SBI हो, ICICI बैंक भी आज ऑलमोस्ट डे लो पर इस दौर की नई लो रेंज पर, HDFC बैंक एट 1509, इन तीनों स्टॉक्स पे आपका व्यू, दिग्गज 3 बैंकों पर? देखिए SBI एक बार के लिए फिलहाल ओवरसोल्ड है। ये SBI की चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे खुली हुई है। एक रिबाउंड बाकी बाजार के साथ अगर पूरा मार्केट रिबाउंड कर गया तो इसमें भी एक बार के लिए 25-30 रुपए की रिबाउंड बनना कोई बड़ी बात नहीं है। पर इवेंचुअली हम काफी टाइम से आपसे कह रहे हैं कि SBI का ये जो टॉप यहाँ लग गया, हम इसको लेके बेचने का व्यापार कदाच 500 टूटने तक भी नहीं करेंगे। तो यहाँ से अगर ये रैली भी आएगी तो हम SBI को तो इग्नोर करेंगे। ICICI बैंक की भी जो चार्ट है ना, वो इस वक्त शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड है। बाकी मार्केट के साथ एक रिबाउंड दे दिया इसने 960 तक, तो कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा और भी खींच देंगे। पर ये सारे लार्ज बैंक्स जो है ना, लॉन्ग टर्म में बड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न बना चुके हैं। उस डिस्ट्रीब्यूशन के बीच हम जैसे देखिए ICICI बैंक में अगस्त सितंबर के बीच में थोड़ी सी रैली आ गई, तो वैसी रैली बन जाएगी। कुछ सस्टेन्ड बुल मार्केट ना SBI में दिखता है, हमें ना ICICI में दिखता है। वही जैसे हमने सारे PSU बैंक्स में भी एक बड़े डीप करेक्शन का कॉल किया था, तो वो भी वहीं बरकरार है। तीसरा आपने कौन सा बैंक पूछा था वीरो? HDFC बैंक, ICICI बैंक पे SBI भी आपने टिप्पणी कर दी, HDFC बैंक पे बात। HDFC बैंक अब इसकी चार्ट जो है, थोड़ा क्षमा कीजिएगा मेरे शब्द थोड़े कठोर होंगे। HDFC बैंक की चार्ट जो है ना, वो मृत्यु पर्यंत जीवन जी रहा है। ये मतलब बुढ़ापे की ठेर लिमिट पार है। कोई भी रिबाउंड है इसको बेचना ही है। ये लॉन्ग टर्म डिक्लाइन में है स्टॉक। हमें लगता है कि ये 1650 नहीं हो, 1610-20 से ऊपर ना जाए, 1400 हो जाएगा। फिलहाल के लिए एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड है। कुछ 40-50 रुपए का रिबाउंड आएगा तो इसको वापस बेचेंगे। चलिए, इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी मार्केट्स मतलब स्टॉक को लेकर। अच्छा, कोई डार्क हॉर्स सुशील जी नजर आ रहा हो इस समय, जो आपको लग रहा हो एकदम अभी कोई देख नहीं रहा है लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टॉक? देखिए, डार्क हॉर्सेस में तो पेंट्स के स्टॉक्स है। अनुज, एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जब बहुत स्पष्ट सिग्नल हो ना, आज बुधवार का दिन है, आज मेरे पास स्पष्ट सिग्नल है, गोल्ड को शॉर्ट सेल करो, सिल्वर को शॉर्ट सेल करो और क्रूड ऑयल को भी शॉर्ट सेल करो। क्रूड ऑयल वापस मुझे 8 से 10% घटता लगता है। हो सकता है स्टॉक मार्केट में कल तक, परसों तक एक बार ये रोल ओवर हो जाए, क्लैरिटी आएगी तो फिर बड़े डार्क हॉर्सेस उस वक्त हम बात करेंगे। आज डार्क हॉर्स की बात करें, 2 दिन में फिर स्टॉप लॉस लग गया तो फायदा नहीं है। ओके, ठीक है। लार्ज कैप IT में सुशील कोई स्टॉक जो पसंद हो आपको? अब ओवरसोल्ड है इन्फोसिस, TCS और विप्रो तीनों। 3-4% तक की एक रिबाउंड तो कम से कम इन्फोसिस TCS में भी बन सकती है, जो निफ्टी को वापस 19,900 तक ले जाने में उनका भी योगदान हो। विप्रो में हो सकता है 5 से 7% तक की ऊपर की उछाल हो। तो ये ओवरसोल्ड है और एक मैं अच्छा रिबाउंड इनमें देख रहा हूँ।
सस्टेन्ड कोई अप ट्रेंड यहां से शुरू हो जाएगा, उसके पैटर्न्स अभी तक मुझे नहीं मिल पाए हैं। ओके, विप्रो अभी एक आईटी पर, एक अनुज ने व्यू लिया, बैंक्स पे हमारा व्यू हो चुका है। एक बार आपने क्योंकि क्रूड पर बात की ना अभी, हाँ सुशील जी, कि क्रूड को शॉर्ट करिए, एक रिट्रेसमेंट के तैयार है। ये पेंट्स, एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स, पिडिलाइट या फिर इंडिगो, या फिर एक थीम और जोड़ना चाहूँगा, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड विद द क्रूड, पीवीआर बीच में चला भी था, नंबर्स अच्छे थे क्वार्टरली, ये एक दो थीम जिन्होंने पैसा बना के काफ़ी अच्छा दिया था, वो हल्का सा बैकफुट पे आए हैं। इनमें से किसी स्टॉक पर आपकी निगाहें गई हैं सुशील जी? तो देखिए, पेंट्स की तो बात हमने कर ली। हालांकि ये पेंट्स का और क्रूड का अगले 10 दिन में घटना एक कोइंसिडेंस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इतनी रिकॉर्ड शादियां अभी हो रही है तो घरों की रंगाई पुताई होगी, दिवाली का खर्च आएगा तो अगले क्वार्टर के नंबर्स तगड़े आएंगे, इसलिए हो सकता है अगले 3 महीने के लिए पेंट्स की तेजी हो। रीजन मार्केट बाद में बताएगा। अगर मैं ठीक से सुन पाया स्पष्ट तौर पे, तो आपने पीवीआर की बात करी है, राइट? तो पीवीआर का स्टॉक जो है ना, ये देखिए, एक बार वेरी शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड है, पर इसको वापस किसी रिबाउंड में मैं शॉर्ट ही करूंगा। मुझे लगता है पीवीआर को एक बार 1500 आना है, अभी 1640 तक है, 1700 के आसपास बेचने का मौका मिलेगा, तो हम पीवीआर को वापस शॉर्ट करके कमाने की कोशिश करेंगे। तो सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। अगले मंगलवार को फिर से आपसे बातचीत होगी। रचना जी के पास चलते हैं। एक बार मुझे एक स्टॉक पर चेक लेना था। रचना जी, आपने इंडिगो पिक किया था मेरे ख्याल से, एक बार जरा उसको रिविजिट करते हैं। यहाँ पर एक बार स्टॉप और टारगेट आपके फिर से रिविजिट हो जाए। जी, इंडिगो में 2470 का लेवल इसने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अभी भी इस मोमेंटम कंटिन्यूड है एंड थोड़ी सी जगह और अवेलेबल है, तो नेक्स्ट टारगेट हम लगाएंगे तो 2495 का लगा सकते हैं। 2495 का रेजिस्टेंस थोड़ा स्ट्रांग है, तो वहां पे शॉर्ट टर्म, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को बुकआउट करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये इसी शो में टारगेट हिट हुआ। सुबह सुबह एक कॉल ली गई 10 बजे और विद इन 25 मिनट से आपका टारगेट हिट हुआ, तो शानदार कॉल रही है यहाँ पर रचना जी की। रचना जी, नीलेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीरू, मार्केट में अब इंटरेस्टिंग है, हमने फिर से बचा लिया मंडे का लो, और वो जो सीरीज़ का लो था, अब वो लक्ष्मण रेखा है हमारे लिए 19255, वो बचनी चाहिए बेसिकली। जी, लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहे हैं। अब ये लक्ष्मण रेखा दे देते हैं नीरज जी। नीरज जी आगे कि नहीं आगे? मैं तो लक्ष्मण रेखा पे दीवार बना दूंगा कि उसके बाद कहीं जाना नहीं हो इसको। तो कितना 255 बोला ना जो आपने, 19255 है एकदम। ये समझ लीजिए कि ये इसको मान के चलना है अपने को, इससे नीचे नहीं जाना किसी हालत में, और ऐसे संकेत मुझे लग नहीं रहे। और आज अच्छी बात है कि मिड कैप में भी थोड़ी सी जान लौटी है, 150 पॉइंट करीब ऊपर आया है, तो हम लोग इसको दिन के दौरान नज़र रखेंगे। और आज एडवांस डिक्लेयर बहुत अच्छा है, 2 है 1 के सामने, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा ये। तो चलिए, फिर आपके बहुत सारे सवाल होंगे, आज जवाब दिया जाएगा। मंडे के भी कुछ आपके इश्यूज़ होंगे, उनको भी देखते हैं क्वेश्चन के तौर पे क्या रह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले लेते हैं हेडलाइंस।